हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषा एजुकेशंस ज्ञानम सुंदरनगर। आज हम डिस्कस करेंगे रेशोज। रेशोज क्या होती हैं? रेशोज होती हैं कंपैरिजन बिटवीन एनीथिंग ऑफ टू पीपल, लाइक सैलरीज ऑफ टू पीपल। ठीक है, कंपैरिजन दो लोगों की सैलरीज का कंपैरिजन, दो लोगों की एजेस का कंपैरिजन, या फिर दो लोगों की मार्क्स का कंपैरिजन है, ऐसी कोई भी चीज़ लेकिन सेम यूनिट में। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि एक की आप सैलरी ले रहे हो और दूसरे की आपने एज ले ली, तो उनका रेशो नहीं बनेगा। अगर एक की सैलरी ले रहे हैं तो दूसरे की भी सैलरी ही आएगी, एक की एज ले रहे हो तो दूसरे की भी एज ही आएगी। यानी कि सेम यूनिट्स में, यानी कि सेम चीज़ों में जब कंपैरिजन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेशो। रेशो मतलब कंपैरिजन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपसे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेशोज। रेशोज की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेशो दे दिया है ए रेशो बी। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेशो दे दिया ए रेशो बी, कुछ भी हो सकती है, 2:3 ले लीजिए, 1:2, 5:8, वट। ठीक है ना, रेशो कुछ भी आपको दी है और आपसे पूछा गया है, ठीक है, टाइप्स में, टाइप्स ऑफ रेशो में आता है, पहली जो टाइप आती है वो आती है डुप्लीकेट रेशो। क्या आती है? डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो जो है उसमें आपने कुछ नहीं करना है। जो भी आपको रेशो, जैसे मान लीजिए ए रेशो बी आपको दिया है, तो आपने सिंपली रेशो को क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशो। यानी कि अगर 1:2 दिया है आपको, तो आपने सिंपली क्या लिखना है उसको? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएंगे वो रेशोज? 1:4। ठीक है, ये हो गया आपका डुप्लीकेट रेशो। उसके बाद सेकेंड आपका आता है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो में आपको जो भी रेशो दिया होगा, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे ए रेशो बी ले लिया कॉमनली, तो आपने कुछ नहीं करना है, जो भी रेशो आपको दिया होगा उसको अंडर रूट लेना है, ए रेशो बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रेशो दिया है 4:9, तो इसका अंडर रूट जब आप लेंगे, ठीक है, दोनों का अंडर रूट जब आप ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? √4 रेशो √9, तो रेशो बन जाएगा आपका 2:3। ठीक है, अब थर्ड आती है आपकी ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है? जो भी गिवन रेशो है उसको क्यूब करना है आपको। क्या करना है आपको? क्यूब। ए क्यूब रेशो बी क्यूब। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1:2 ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम 1:2 ले रहे हैं तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या बन जाएगा? 1:8। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ट्रिप्लीकेट रेशो। इसके बाद फोर्थ जो टाइप आती है वो आती है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में आपको जो भी गिवन रेशो होगा, ठीक है, उसका आपने क्या करना है? क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी। अगर आपको ए रेशो बी दिया है तो क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी। इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे आपको अगर रेशो दिया है 1:27, ठीक है, तो इसका जब आप क्यूब रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1:3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये हमने 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो 5th टाइप आती है, दैट इज योर इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो मीन्स रेसिप्रोकल। ठीक है, इनवर्स रेशो मीन्स रेसिप्रोकल। तो फिफ्थ जो आपका आएगा वो आएगा टाइप में इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो मतलब ए रेशो बी अगर आपको दिया है, ठीक है, तो वैसे तो आप इसको डायरेक्टली उल्टा भी लिख सकते हैं। इनवर्स रेशो अगर आपको इसके लिए लिखना है तो ये आ जाएगा आपका बी रेशो ए। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रेशो का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी कि जब ए रेशो बी आपको दिया है, ए रेशो बी गिवन है, तो इसको आप लिखेंगे 1/a रेशो 1/b। लेकिन रेशो कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जब भी रेशो फ्रैक्शन में आ रही हो तो हमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? a इंटू बी, ये आ गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम से दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो क्या बन जाएगी आपकी? इनवर्स हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी डायरेक्टली, बी रेशो ए। लेकिन जब 2 रेशोज गिवन हैं तो आप डायरेक्टली उल्टा लिख सकते हो। जैसे कि अगर 1:2 है तो उसको 2:1 कर सकते हैं आप।
ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो आपको रेशोज में ए रेशो बी रेशो सी, अब 3 लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो इसमें अगर इन्वर्स रेशो निकालना है तो इन्वर्स रेशो निकालने के लिए आप डायरेक्टली उल्टा नहीं लिख सकते हो इसको। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि सी रेशो बी रेशो ए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये है क्या एग्जैक्टली ये है 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c, यानी कि आप इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं। अब ये सारी की सारी फ्रैक्शन में है, आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका a इंटू बी इंटू सी। अब एलसीएम से जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका रेशो क्या बनेगा b इंटू सी रेशो a इंटू सी रेशो a इंटू बी, ठीक है ना। यानी कि बी सी रेशो ए सी रेशो ए बी। तो आपने डायरेक्टली अगर 2 रेशोज गिवन है तो आप डायरेक्टली उल्टा लिख दीजिए, दैट इज ओके। लेकिन अगर 3 रेशोज गिवन है तो आपको रेसिप्रोकल लेके एलसीएम के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टाइप जो हम रेशोज की डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड रेशो, ठीक है। कंपाउंड रेशो होता है कि जब कंपाउंड रेशो 6th है आपकी कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो में क्या है कि अगर आपको मल्टीपल रेशोज दिए हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिए हैं ए रेशो बी, ठीक है, फिर दे दिया आपको सी रेशो डी, सी रेशो डी, फिर आपको साथ में दे दिया ई रेशो एफ, ठीक है, एफ रेशो सॉरी ई एफ जी रेशो एच एंड सो ऑन। ऐसे आपको मल्टीपल रेशोज दिए हैं और इसका कंपाउंड रेशो आपको निकालने के लिए कहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो सेकंड पार्ट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपकी कंपाउंड रेशो क्या बन जाएगी a मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय e मल्टीप्लाइड बाय g एंड सो ऑन। जितनी भी रेशोज गिवन है इज टू, यानी कि रेशो, फिर सेकेंड पार्ट ले लीजिए b इंटू डी इंटू एफ इंटू एच एंड सो ऑन। तो ये आपकी क्या बन जाएगी कंपाउंड रेशो। क्लियर है इतना? ये थी हमारी कुछ टाइप्स रेशोज की और कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट करेंगे रेशोज पे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है a रेशो b इज इक्वल्स टू a रेशो b इज इक्वल्स टू 5 रेशो 14, ठीक है। क्या दिया है? a रेशो b इज इक्वल्स टू 5 रेशो 14, ठीक है। और b रेशो c जो है वो आपको दिया है 7 रेशो 3, 7 रेशो 3। क्लियर है? अब उसने आपसे क्या पूछा है कि देन फाइंड a रेशो b रेशो c। इफ a रेशो b इज इक्वल्स टू 5 रेशो 14 एंड b रेशो c इज इक्वल्स टू 7 रेशो 3, देन फाइंड a रेशो b रेशो c। यानी कि तीनों के बीच में रेशो क्या बनेगा आपको ये निकालना है। अब ऐसा करने के लिए आपने, इसमें बहुत ही ईजी है, इसमें आपने सिंपली लिखना है a रेशो b रेशो c, ठीक है। a रेशो b रेशो c निकालने के लिए आपने सबसे पहले a के पार्ट्स निकालने हैं। a के पार्ट्स निकालने के लिए जो भी गिवन रेशो होगा उसका जो फर्स्ट पार्ट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको क्या दे देगा a के पार्ट्स, यानी कि 5 इंटू 7 ये आ जाएंगे आपके a के पार्ट्स। अब आपने निकालने हैं b के पार्ट्स। तो b के पार्ट्स निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट रेशो है उसका सेकेंड पार्ट और सेकेंड रेशो का फर्स्ट पार्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपको क्या दे देगा b के पार्ट्स दे देगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपका b 14 मल्टीप्लाइड बाय 7। फिर आपने निकालना है c के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों रेशियोज के जो सेकंड पार्ट हैं यानी कि 14 और 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको c के पार्ट्स मिल जाएंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब ये बन गया आपका रेशो। लेकिन रेशो हमेशा मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? मिनिमाइज्ड फॉर्म में। मिनिमाइज्ड मतलब कि जो भी HCF मतलब जो इनका कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल है उसको आपने हटाना है। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 प्रेजेंट है और यहाँ भी 7 प्रेजेंट है, क्योंकि 14 को आप कैसे लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका मतलब 7 यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो जो कॉमन नंबर है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है, या 7 से तीनों को डिवाइड कर दीजिए। तो फिर आपका मिनिमाइज क्या हो जाएगी? रेशो 5, 7 हट जाएगा, रेशो 14, रेशो यहाँ पे 7 हट जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6।
तो आपकी जो A रेशो B रेशो C यानी कि तीनों के बीच में जो रेशो है वो आ जाएगी 5:14:6। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि A रेशो B, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा, A रेशो B इज इक्वल्स टू 7:9 और B रेशो C इज इक्वल्स टू 15:7। ठीक है। अब उसने क्या कहा है आपसे कि देन फाइंड A रेशो C। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, A रेशो B इज इक्वल्स टू 7:9 एंड B रेशो C इज इक्वल्स टू 15:7, देन फाइंड A रेशो C। अब उसने A B C नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ A और C के बीच में रेशो पूछा है। तो जब हम A के लिए पार्ट्स लेते हैं तो A के लिए रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 रेशो। अब हमें C के पार्ट्स निकालने हैं, C के पार्ट्स, B हमसे पूछा नहीं है तो B हम लेंगे नहीं। ठीक है। तो C के पार्ट्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, लास्ट के दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट के दो पार्ट्स यहाँ पे क्या दिए हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हमने इसमें देखना है कि कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, एक तो 7 कॉमन है। ठीक है। और इन दोनों को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 को। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये 3 जो है, 3 भी कॉमन है। ठीक है। तो फिर इन दोनों को हम हटा देंगे तो फिर बचेगा क्या आपके पास, 5:3। ठीक है ना। तो A रेशो C के बीच में जो रेशो आएगा वो आएगा 5:3। ठीक है। आई होप कि आपको ये 3 A B C के बीच में रेशो निकालना क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। A रेशो B इज इक्वल्स टू 5:14, B रेशो C इज इक्वल्स टू 7:3। जब आपको A B और B C के बीच में रेशो दिया है और A B C के बीच में निकालना है तो आपने क्या करना है, सिंपली A के पार्ट्स निकालने के लिए जो दोनों रेशियोज के फर्स्ट पार्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। B के लिए आपने फर्स्ट रेशियो का सेकंड पार्ट और सेकंड रेशियो का फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 14 × 7 इस केस में हमने किया। उसके बाद C के पार्ट्स निकालने के लिए आपने दोनों रेशियोज के सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, 14 × 3। ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इसमें कोई कॉमन नंबर यानी कि कोई HCF आपको नजर है, HCF होता है कॉमन डिवाइजर। ठीक है ना। कोई ऐसा नंबर जिससे ये तीनों या जितनी भी आपको रेशियोज दिए हैं वो डिवाइड हो जाए कॉमनली, या कॉमन नंबर। आपने कॉमन फैक्टर इसमें चेक करना है। तो जैसे कॉमन फैक्टर इसमें हमें जो साफ नज़र आ रहा है वो है 7। ठीक है। तो पहले 7 हटा दीजिए। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 5, 14 और 6। ये आपके आगे A B और C के पार्ट्स। इसके बाद एक बार फिर चेक कर लीजिए कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। जैसे इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये जो रेशो है ये आपकी मिनिमाइज्ड फॉर्म में आ गई है। तो इसका मतलब आपका जो ये रेशो है ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेम पैटर्न का हमने सेकंड क्वेश्चन किया, लेकिन यहाँ पे भी A रेशो B यानी कि A और B के बीच में रेशो और B और C के बीच में रेशो दी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है A B C के बीच में नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ A और C के बीच में रेशो पूछी है। तो A और C के पैटर्न वही है कि A के लिए पहले दो, B के लिए सेकंड और फर्स्ट और फिर C के लिए लास्ट जो सेकंड पार्ट्स हैं उनको। तो इसमें हमने A और C के लिए पार्ट्स लेने हैं, B का हम स्किप कर देंगे क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है। तो A के लिए आपने क्या ले लिया, 7 × 15 फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई कर दिए। C के लिए हमने ले लिया 9 × 7 सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हमने देखा कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है। 7 तो हमें नज़र आ रहा है लेकिन 15 और 9 जो हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स हैं, इसका मतलब 3 भी कॉमन है। तो 7 और 3 को हटा दीजिए, बाकी के जो नंबर्स जो फैक्टर्स बच जाएंगे वो आपका रेशो आ जाएगा। ठीक है। तो A और C के बीच में सेकंड क्वेश्चन के केस में 5:3 जो है वो आपके लास्ट फैक्टर्स बचे हैं, तो यही आपका रेशो हो जाएगा A रेशो C। ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास सेम पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन इसमें 4 रेशोज दी हुई हैं आपको। ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया है कि A रेशो B इज इक्वल्स टू, क्या दिया है आपको, A रेशो B इज इक्वल्स टू 1:3। सॉरी मैं थोड़ा खोल के लिख देती हूँ, 1:3 और B रेशो C इज इक्वल्स टू 2:5
और C रेशो, अब इसमें C रेशो D, यानी कि D इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, ठीक है। C रेशो D इज इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, 2:3, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि फाइंड A रेशो B रेशो C रेशो D, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास 3 ही पार्ट्स थे, ठीक है, तो हम रेशो कैसे निकाल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जब A के लिए निकाल रहे थे तो हम दोनों पहले पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी भी हमें वही करना है कि पहले 2 के केस में हम 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम तीनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको क्या दे देगा, A, ठीक है। करना आपको मल्टीप्लाई है, तो हम लिख देते हैं A के लिए पार्ट्स क्या लिखेंगे आप, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब B के केस में जब हमारे पास 2 ही, मतलब तीन फैक्टर्स, 3 रेशोज ही थी, तो आप क्या कर रहे थे, B मल्टीप्लाइड बाई B, मतलब कि इसका सेकंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे थे, सेकंड वाली का। अभी भी हमें वही करना है, यहाँ से शुरू करेंगे ये, लेकिन अब हमारे पास थर्ड पार्ट भी है, तो इसको भी साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा, B, ठीक है। अब इनको करना मल्टीप्लाई है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ गया आपके B के पार्ट्स। इसके बाद आएंगे C के पार्ट्स। अब C के पार्ट्स के लिए हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे जब 2 के केस थे, ठीक है ना, जब आपके पास 2 ही रेशोज थी। लेकिन अब तीसरी रेशोज भी है, तो तीसरा पार्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, C, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब बचा आपका D, ठीक है। तो D के केस में जैसे जब हमारे पास 2 ही पार्ट थे, तो C लास्ट था ना, तो लास्ट के 2 मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें आपने क्या करना है, ये 2 तो मल्टीप्लाई होंगी, इसके साथ ये तीसरा भी ले लेना, तीसरा पार्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीधा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका D। तो आप क्या लिखेंगे D के लिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है। जैसे यहाँ पे देखो 1 और 2, 1 तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, बट 2, ठीक है। 2 यहाँ तो प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिर हम 3 चेक कर लेते हैं। अब देखो 3 पहले यहीं पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका 5, तो 5 इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब एज इट इज इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके जो फ्रैक्शन रेशोज हैं वो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, फिर यहाँ बन जाएगा 4 इंटू 3 12, यहाँ बन जाएगा आपका 10 30, और यहाँ पे बन जाएगा 45, ठीक है। तो ये आपका जो A रेशो B रेशो C रेशो D आएगा, वो आएगा 4:12, 12:30, 30 रेशो 45, यानी कि 4:12 रेशो 30 रेशो 45, ठीक है। अब इसी पैटर्न का जो 4 पार्ट्स का पैटर्न है, उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे इंक्लूड किया है, 4th क्वेश्चन, ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसमें आपको क्या दिया है, A रेशो B इज इक्वल्स टू 1:2, A रेशो B, ये आपका 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या दिया है, A रेशो B इज इक्वल्स टू 1:2, B रेशो C इज इक्वल्स टू 3:4, और C रेशो D इज इक्वल्स टू 5:6। और इसमें अब आपसे पूछा क्या है इसने, D रेशो C रेशो B रेशो A। एक तो तरीका यही है कि अगर आपको याद है पैटर्न, ठीक है ना, तो आप उल्टा लिख लीजिए। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप सीधा वाला सीक्वेंस लिख लो, सीधे वाले सीक्वेंस निकालने के बाद आप उसको सिंपली रेशियोज को उल्टा करके लिख दीजिए। क्लियर है। तो इसको, लेकिन हम चलो यहाँ पे उल्टा इसने बोला तो हम उल्टा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसने D पहले बोला है, तो D के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, D निकल जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब उसने कहा है C के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को, फिर तीसरा पार्ट भी ले लेते हैं, ये दे देता है आपको C, ठीक है। सॉरी, ये B के लिए है, C के लिए है
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर तीसरे पार्ट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको c दे देगा, तो क्या आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। और इन दोनों को पहले दो फिर लास्ट वाला, सॉरी ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये दे देगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आपको दे देगा b। उसके बाद तीनों पहले पार्ट्स को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको दे देगा a। तो a के पार्ट्स क्या बन जाएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं कि कुछ कॉमन है इसमें कुछ। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर 3 यहाँ प्रेजेंट है, 3 यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर 5 के केस में 5 यहाँ प्रेजेंट, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा 2448 इज टू 2040 इज टू 1530 और 15, ठीक है। तो ये बन गए आपके डी रेशो सी रेशो बी रेशो ए के पार्ट्स, क्लियर है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि ₹750 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। ₹750 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी in such a way that A ratio B is equals to 5:2, that A ratio B is equals to 5:2 and B ratio C is equals to 7:13. What will be the part of A? What will be the part of A? ठीक है, तो पहले इसमें क्या दिया है आपको A ratio B कितना दिया है आपको 5:2। A ratio B कितना दिया है 5:2 और B रेशो C जो है B रेशो C इज इक्वल्स टू 7:13, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा A रेशो B रेशो C, यानी कि इन तीनों के बीच में क्या रेशो है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए वही हम मेथड जो भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो फॉलो किया वही हम यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो A का पार्ट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, B के पार्ट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और C के पार्ट्स निकालने के लिए हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ जाएगा 35 इज टू 14 इज टू 26, ठीक है। अब इस रेशो में जो ये रेशोज आपके आए हैं 35, 14 और 26, इसमें आपने 750 रुपीज़ को डिवाइड करना है। 750 रुपीज़ को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको आप 750 के इक्वल करेंगे। 750 के इक्वल करने के लिए पहले आपको इनका सम करेंगे। तो सम करने के लिए हमें क्या करना है 35 + 14 + 26, ठीक है। जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 75, यानी कि ये जो 750 रुपीज़ हैं इनको हम 775 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए हर पार्ट की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल। तो 75 पार्ट्स अगर 750 के इक्वल है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़। अब आपने क्या करना है, जो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ आई है उसको हर पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब हर पार्ट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पार्ट्स कितने रुपीज़ में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया 350, यानी कि ए को मिलेंगे 350, बी को मिलेंगे 150 और सी को कितने मिल जाएंगे 260 रुपीज़, ठीक है। इस रेशो में ये डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा किसका पार्ट है, व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ ए, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे 350, ठीक है। इस तरह से रेशोज इसके आगे जो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया था, ये इसके आगे अगर टोटल दिया हो तो उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है, क्लियर है इतना। इसके बाद एक लास्ट फैक्टर जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि अगर आपको मल्टीपल रेशोज दिए हों, ठीक है, मल्टीपल रेशोज दी हैं और वो इक्वेट कर दी है किसी कांस्टेंट के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने कि इफ 3/a इज इक्वल्स टू 18/b, इफ 3/a इज इक्वल्स टू 18/b इज इक्वल्स टू 24/c इज गिवन ये 9/5, ये 9/5 जो है दैट इज योर कांस्टेंट टर्म,
ठीक है ना, मल्टीपल रेशियोज हैं जो एक कांस्टेंट के इक्वल कर दी हैं और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब भी मल्टीपल रेशियोज किसी कांस्टेंट के इक्वल होती हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर्स का जो सम होता है उसको अपॉन उसका जो रेशियो है वो डिनोमिनेटर्स के सम के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या लिख सकते हो उसको, 3 प्लस 18 प्लस 24, ये होगा आगे आपके डिनोमिनेटर्स, अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इनके इक्वल डायरेक्टली वो कांस्टेंट आ जाता है 9/5। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी। इनको आप टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, ये 45 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 9। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 25। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जो इसने वैल्यू पूछी है दैट विल बी 25। तो यानी कि जब भी मल्टीपल रेशियो जो हैं वो किसी कांस्टेंट के इक्वल दी हों तो आपने डायरेक्टली डिनोमिनेटर्स के सम का रेशियो लेना है डिनोमिनेटर के साथ, एंड दैट यू विल इक्वेट विद दैट कांस्टेंट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आपसे वैल्यूज पूछी हैं वो डायरेक्टली आपकी आ जाती हैं। ठीक है, थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।